हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसी को हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका को। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल के अंतर्गत जीव द्रव्य, प्लाज्मा कला तथा कोशिका भित्ति के बारे में देख लिया है, जिसके की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाइए और जा करके वहां से उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए आइए आज बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कह लीजिए अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये दो वर्ड से मिल करके बना है। पहला जो वर्ड है इसका देखिएगा एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक का अर्थ होता है जीव द्रव्य की, यह अंतःप्रद्रव्य की। और दूसरा वर्ड है रेटिकुलम। रेटिकुलम का अर्थ है जालिकावत संरचना या कह लीजिए एक प्रकार का जाल या जालिका। तो ऐसी संरचना, ऐसी जालिकावत संरचना जो जीव द्रव्य के अंदर की हो या अंतःप्रद्रव्य की हो तो क्या हो जाएगी? अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसे क्या कहेंगे कि जीव द्रव्य में पाए जाने वाली, जीव द्रव्य में पाई जाने वाली एक प्रकार की जालिकावत संरचना है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की परिभाषा क्या होगी तो देखिएगा क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य में, क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य में दोहरी झिल्ली से बनी, कोशिका द्रव्य में दोहरी झिल्ली से बनी चपटी नलिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। किसका जाल फैला होता है? चपटी नलिकाओं का जाल फैला हुआ होता है, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखिएगा आगे देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम आगे देखेंगे। देखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम जो है पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने सन 1953 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने सन 1953 ईस्वी में दिया था। कई सारी किताबों में सन अलग अलग होते हैं, लेकिन एस चंद की बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी की बुक के अनुसार पीएस वर्मा और वीके अग्रवाल जी हैं, तो उसमें दिया गया है कि 1945 ईस्वी में माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्व किया था और 1953 ईस्वी में इन्होंने केआर पोर्टर ने अंतःप्रद्रव्य जालिका नाम दिया था। यह जो झिल्ली होती है, यह झिल्ली से घिरा अंतरः संचरित तंत्र होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका झिल्ली से घिरा अंतरः संचारित तंत्र होता है। ये सिस्टर्नी, पुटिका व द्रव्य युक्त सकरी नलिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब देखिएगा आप यहाँ ऊपर चित्र में देख पा रहे होंगे, यह आप देख रहे हैं ऊपर, ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डायग्राम है। बीच में क्या है? बीच में केंद्रक है और इधर आपको दिखाई दे रहा है और इधर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख रहे होंगे ये जो फोल्डिंग्स हैं, क्या है? ये जो फोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये फोल्डिंग्स क्या है? ये फोल्डिंग्स आपकी सिस्टर्नी है। क्या है? सिस्टर्नी है। उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई दे रही है। देखिएगा वेसिकल टाइप, ये क्या है? ये पुटिका है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेसिकल कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एक जालिकावत संरचना है और इसी में द्रव भरे रहते हैं। ठीक है, द्रव भरे रहते हैं, लिक्विड फिल्ड अप होते हैं। देखिए हमने ब्लू कलर से लिक्विड बनाने की कोशिश की है। तो ये आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये तीन पार्ट्स में मिल करके बना होता है। पहला ये जो फोल्डिंग्स है, आप माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्डिंग्स देख रहे थे उसको क्रिस्टी कह रहे थे, लेकिन यहाँ जो आप फोल्डिंग्स देख रहे हैं यहाँ ये क्या है? यहाँ ये सिस्टर्नी है और आपको दिखाई दे रही है पुटिकाएं, तथा इनके बीच में जालिकावत संरचनाओं यानी नलिकाओं के बीच में द्रव्य पाया जाता है। ये द्रव्य युक्त संरचना होती है। ठीक है, तो हमने यही बात किया पॉइंट में कि यह झिल्ली से घिरा अंतरा संचारित तंत्र होता है जो सिस्टर्नी, पुटिका व द्रव्य युक्त सकरी नलिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब देखिएगा कहीं कहीं पर ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये प्लाज्मा कला से लेकर के केंद्रक कला तक फैली हुई होती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
देखिए ये आपको यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है और यहाँ से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्लाज्मा कला से लेकर के ये केंद्रक तक फैली हुई होती है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये जो आप बात कहेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका आपने क्यों बनाया, तो यूकैरियोटिक कोशिका इसलिए हमने बनाया क्योंकि कोशिकांग जो है यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो पैरोक्सिसोम हो, चाहे गोल्जी बॉडीज हो, तो ये सब यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं। तो 1953 ईस्वी में के.आर. पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका नाम दिया था। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और आता है कि परिपक्व आरबीसी को छोड़कर यह सभी ससीम केंद्रकीय कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंतःप्रद्रव्य जालिका किसमें नहीं पाई जाती है तो आप बताएंगे कि आरबीसी में। और आरबीसी कैसी हो, वो मेच्योर आरबीसी हो, डेवलप्ड आरबीसी हो, या हिंदी में परिपक्व आरबीसी कहेंगे, तो उसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाएगी। अब आगे देखिएगा ईआर की जो झिल्लियां होती हैं या कहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो झिल्लियां होती हैं वो प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो झिल्लियां होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो किससे बनी होती हैं, तो किससे बनी होती हैं, प्रोटीन से बनी होती हैं तथा फास्फोलिपिड से बनी होती हैं। प्रोटीन व फास्फोलिपिड से मिलकर के अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लियां बनी होती है। अब यहां आपने फिगर में ये जो देखा है, ये जो देखा आपने, ये झिल्लियां हैं और यही झिल्लियां मुड़ करके जो संरचना बना रही हैं इनको क्या कहते हैं, इसी संरचना को सिस्टर्नी कह रहे हैं। और इसी झिल्लियों में द्रव्य भरा रहता है क्योंकि यहां आपने देखा कि ये द्रव्य युक्त सकरी नलिकाएं होती हैं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं जिसमें द्रव्य भरा रहता है। और कहीं कहीं पर ये जो नलिकाएं होती हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका की, ये प्लाज्मा कला से लेकर के केंद्रक कला तक फैली होती हैं। अगर आप प्लाज्मा कला के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये कितने प्रकार की होती है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है उसको SER कहते हैं या इसी को SER कहते हैं, या इसका पूरा नाम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसी को कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, या कहते हैं कणिका रहित अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसी को कहते हैं ए ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नाम कोई भी आए आपको इसी वक्त सुन लेना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कणिका रहित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी को कहते हैं, ए ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे राइबोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है। क्या होता है, राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कणिका रहित होता है। और कणिका क्या है, कणिका राइबोसोम होता है, तो इसीलिए प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या अर्थ हुआ, क्योंकि जब राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, राइबोसोम ही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो जब चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे तो प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन उपापचय में अंतःप्रद्रव्य जालिका जो चिकनी वाली होती है वो भाग नहीं लेगी। देखिएगा यह उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। जाहिर सी बात है क्योंकि इस पे राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, तो इसीलिए यह उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। तो भैया पाई किस में जाएगी, तो लिपिड व स्टेरॉल को स्राव करने वाली कोशिकाओं में ये अधिक पाई जाती है। ये ग्लाइकोजन आदि का भंडारण स्थल भी होती है, भंडारित होते हैं। तो SER को हमने देखा। अब आइए बात करते हैं RER को, इसी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, या इसी को ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या इसी को कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कणिकामय अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसे कणिकामय क्यों कहा गया, क्योंकि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अभी देखिएगा, अब देखिए अगर इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं तो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। यह प्रोटीन उपापचय में
में भाग लेती हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन कोशिकाओं में पाई जाएंगी? जिनमें लिपिड व स्टेरॉल को स्राव होगा। जिन कोशिकाओं से लिपिड व स्टेरॉल का स्राव होगा उन्हीं कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे। तथा जिन कोशिकाओं में प्रोटीन उपापचय, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण करने वाली होती हैं, उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्यों के विषय में। तो पहला कार्य है कोशिका द्रव्य को यांत्रिक आदान प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य को यानी साइटोप्लाज्म को एक यांत्रिक आधार प्रदान करती है। उसके बाद में कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का परिवहन करती है। नई कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली, गाल्जी बॉडी आदि इसी की झिल्लियों से बनती हैं। अब आइए हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा देते हैं। तो आप ये फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, इस पर कोई भी कण आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। जबकि इधर जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, उस पर देखिए ये बीच बीच में राइबोसोम पाए जा रहे हैं, बीच बीच में राइबोसोम पाए जा रहे हैं, कण इस पे उपस्थित। तो ये जो राइबोसोम हुआ, तो ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका हुआ, ये कणिकामय हुआ, और ये जो नीचे आपने देखा ये कणिका रहित हुआ। इसी को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।